आ गया, हाँ चलो। सो लास्ट क्लास में फिजिक्स में हमने देखा था वर्क एनर्जी एंड पावर में न्यूमेरिकल नंबर 5.8। तो यहाँ पे वही न्यूमेरिकल का एक्सटेंशन है। वो न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग के ऊपर वो कार का एनालिसिस, एक्सीडेंट एनालिसिस करते थे। तो कार जोर से आके ऐसे टकरा रही है, ओके, और स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। तो जो कार की जो स्पीड है, मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जा रही है। और ट्रांसफर किस में हो रही है? स्प्रिंग में हो रही है। और स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, तो वो कंप्रेस होने से वो काइनेटिक एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो गई एज अ पोटेंशियल एनर्जी। देन पहले पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी स्प्रिंग की, सपोज पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, और अब फिर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कहां से आ गई? वो कार की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई। लेकिन उसमें हमने बोला था कि फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, ओके। नाउ ये जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.9 है वो उसी का एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें हमें फ्रिक्शन को कंसीडर करना है। देखो, हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कौन सा? जो पांच पर डिपेंड करे या ना करे? ना करे, यस, ना करे वो कंजर्वेटिव है, और करे वो कौन सा है? नॉन कंजर्वेटिव। तो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओके, वेरी गुड। और स्प्रिंग फोर्स कौन सा है? वो भी कंजर्वेटिव है, वो भी कंजर्वेटिव है, ओके। फ्रिक्शन फोर्स वो डिपेंड करता है, ओके, तो वो नॉन कंजर्वेटिव है, ओके। सो यहाँ पे अभी हमें फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करना है। तो देख, तो स्टार्ट करते हैं। 5.9 कंसीडर एग्जांपल 5.8 टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये हम डिटेल्ड में आगे पढ़ने वाले हैं। म्यू बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अलग अलग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, सब कुछ। सो स्टैटिक फ्रिक्शन और वो सब तो हमने पढ़ लिया ना, आगे के चैप्टर्स में पढ़ लिया ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ऑल, ओके। तो वहीं पे वो तो फॉर्मूला भी पढ़ लिया था स्टैटिक फ्रिक्शन का, फॉर्मूला से म्यू एन, ओके, याद आया, ओके। म्यू हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और एन हमारा जो नॉर्मल फोर्स होता था वो, तो वो हमारा फोर्सेज है। चलो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि तभी समझ में आएगा। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कोलिजन्स ऑफ मूविंग कार्स विथ माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। Then consider typical simulations with the car of mass 1000 kg with a moving speed of this much on a smooth road. Smooth road इसीलिए हाँ, मतलब एक recap, okay, and colliding with a horizontally mounted spring constant जिसका given है। What is the maximum compression of the spring? Deflection ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया, okay। Now अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट ये तो उसमें ही गिवन था। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है हमारा 0.5, ये हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करो। मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करो मतलब सपोज ये हमारी स्प्रिंग है, ओके, मान लो ऐसी है, और यहाँ पे आके हमारी फटफट यानी टक्कर मार दी, ओके, तो वो कंप्रेस हो जाएगी। और कंप्रेस क्या कंप्रेस हो जाएगी? स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। इतनी कंप्रेस हुई, सपोज इतनी कंप्रेस हुई, डन, ओके। हाँ, तो इतनी कंप्रेस हो गई, इतनी कंप्रेस हुई, तो ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट से एक्सएम, ओके। सो क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, कि सबसे ज्यादा कितना ज्यादा फोर्स लगाया, सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगा तभी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर छोटा सा फोर्स लगाया तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज्यादा फोर्स लगा दिया, मैक्सिमम फोर्स लगा दिया तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो नहीं ढूंढना है, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें ढूंढना है। देखो बुक के मेथड से ही जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की प्रेजेंस में, अब तक हम क्या कर रहे थे? लास्ट न्यूमेरिकल में हमने क्या किया? ये काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv² हमने ढूंढा, और वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें पता था, उससे ही हमें वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिल गया, ओके, डन। लेकिन इसमें उसमें क्या किया? काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी क्यों मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई? क्योंकि हमें पता था, हमने थियरी लगाई। कौन सी थियरी लगाई? कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन वाली थियरी लगाई या दूसरी कोई थियरी लगाई?
कौन सी थियरी लगाई? काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई तो कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? नहीं तो मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट। ओके, इन दी चेंज इन दी मैकेनिकल एनर्जी विल बी जीरो। ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों। ओके, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। टकराई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हुई और काइनेटिक एनर्जी कम होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही टकराई तो अभी गाड़ी की स्पीड कम होना स्टार्ट हुई और ये पूरी की पूरी कम हो गई और यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई स्प्रिंग की, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन था। सेम न्यूमेरिकल फिर से करना है, फिर से टक्कर मारनी है, लेकिन अब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है। उससे फर्क क्या पड़ा सर? ठुकाई तो लगेगी स्प्रिंग में। फर्क ये पड़ा कि जितना हम सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी डाल दे रहे थे, कहां पर? काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज में, स्प्रिंग में, सॉरी। ओके, मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हम कहां डाल दे रहे हैं? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो 0 से मैक्सिमम हो रही है वहां पर। लेकिन अब वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सपोज 30 जूल आ रही थी और उसमें 30 जूल पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। इस केस में 30 जूल आ रही है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, मतलब फ्रिक्शन में क्या होता है? लॉस होता है एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी सपोज 30 जूल थी, 2 जूल सपोज फ्रिक्शन में लॉस हो गई, तो सिर्फ 28 जूल ही रही। अभी 28 जूल वाला फोर्स लगेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी लगेगी स्प्रिंग पे, तो 30 जूल वाला लग रहा था तो स्प्रिंग ने इतना कंप्रेशन किया, तो 28 जूल वाला लगेगा तो थोड़ा कम कंप्रेशन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, तुम्हें आंसर पहले से पता है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इससे पहले जो आंसर आया था उससे कम होगी, वो तो पता चल गया। क्यों? क्योंकि आगे से ही इनपुट ही कम आया है। इनपुट क्यों कम आया? क्योंकि थोड़ा लॉस हो गया। कहां लॉस हो गया? काइनेटिक, सॉरी, फ्रिक्शन में। मोटा मोटा पिक्चर हम प्रॉब्लम समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? सिर्फ फ्रिक्शन बीच में आ गया, इसलिए लॉस हो गया। लॉस हो गया तो यहाँ पे पहले हम मार रहे थे सपोज 30 जूल और वो चली जा रही थी। ओके, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में। सो 30 जूल से मारा तो इतना डिस्प्लेसमेंट आया। ये हमने पहले डिस्कस किया था पहले वाले न्यूमेरिकल में। अब ये आ रही है तभी 30 नहीं है, उसके पास सिर्फ 28 जूल ही रही है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन में लॉस हो गई। तो 28 जूल से एंट्री होगी तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी कम ही होगा ना। फिर मैं तो बोलूं कि मैं तो 1 जूल से जाऊंगा, तो 1 जूल से जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इतना सा होगा। दैट्स इट, डन। तो कम हो रहा है एनर्जी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? कम होगा। सिंपल है, वही केस हमें डिस्कस करना है। चलो, सो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन बोथ द स्प्रिंग फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स सो एज टू अपोज द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। पहले केस में क्या था कि ये कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग को कौन अपोज करता? हमने स्प्रिंग जब डिस्कस किया था तभी डिस्कस किया था क्या, ये अगर हमारी स्प्रिंग है तो हम अगर एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं स्प्रिंग में ऐसे, तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिंग फोर्स जनरेट हो जाता है इन द स्प्रिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये हमें पता ही है। ओके, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन आ गए? अभी 2 आ गए। पहले तो क्या था? एक ही था। कौन सा? ये फ्रिक्शन फोर्स, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन में हमारी गाड़ी जा रही है। ओके, तो ऑपोज करने वाला कौन था? सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी, स्प्रिंग फोर्स ही था। लेकिन इस केस में स्प्रिंग फोर्स तो है ही, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स भी हो गया है, क्योंकि पहले तो ये निग्लेक्ट किया था हमने, लेकिन अभी तो है। तो 2 ऑपोज करने वाले हो गए। समझ में आ गया? सिंपल है। ओके, सो frictional force as well as spring force act so as to oppose the compression of the spring. We invoke the work energy theorem rather than the conservation of mechanical energy. अब हम conservation of mechanical energy का प्रिंसिपल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रह रही थी, मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही थी। यहाँ तो लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का। वो जो काइनेटिक एनर्जी का 2 जूल का सपोज लॉस हुआ, वो 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ी कन्वर्ट होगी, तो यहाँ हम लगा सकते नहीं है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ हमारी मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते, ये थियरम नहीं लगा सकते, तो और क्या पढ़े हम ये चैप्टर में? ये चैप्टर में हम पढ़े क्या पढ़े? वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम में हम क्या पढ़े कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन।
और हम ये भी पढ़े कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज आल्सो इक्वल्स टू वर्क डन। उसका थोड़ा अलग अलग पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी में था kf माइनस ki इज इक्वल्स टू वर्क डन, और पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था vi माइनस vf इज इक्वल्स टू वर्क डन। और अगर तुम्हें वैसे ही लिखना हो तो वैसे ही लिखो vf माइनस vi, लेकिन वर्क डन होगा नेगेटिव। यही हमने पढ़ा। ओके, तो वो अब हम अप्लाई करेंगे। सो द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज आने वाला है मतलब डेल्टा के मतलब क्या, kf माइनस ki। ओके, सो kf माइनस ki अगर जो हम फाइंड करें तो वो हो जाएगा। अभी देखो ध्यान से, हम बुक में से पढ़ा रहा हूं लेकिन कहाँ क्या लिखा है वो समझना। ओके, सो kf अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो यहाँ पे गाड़ी हमारी थी, कोई एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से जा रही है, और जैसे जैसे गई यहां तक गई, और फिर तो अब तो रुक गई गाड़ी। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, इससे ज्यादा तुम स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकते नहीं हो। तो बस यहां आके गाड़ी रुक गई, यहां आके गाड़ी रुक गई, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई, 0 हो गई। डन। इनिशियल तो जो भी थी हमें नहीं पता, कुछ तो होगी, हाफ mv स्क्वायर मार लो। ओके, लेकिन फाइनल में तो कार की फाइनल तो भाई वो तो रुकी जाने वाली है। अगर तुम ब्रेक मार रहोगे ही, पता ही है कि ब्रेक मारोगे तो फाइनली तो कार रुकेगी ही ना, ऑब्वियस है। तो वैसे ही कार यहां से जा रहे, ब्रेक नहीं मार रहे, लेकिन सामने स्प्रिंग है। ओके, तो वो पूरी की पूरी कंप्रेस तो होगी नहीं, और पूरी कंप्रेस हो गई, मान लो पूरी कंप्रेस हो गई यहां तक, फिर भी रुकेगी तो सही ना भाई, चलती थोड़ी जाएगी। तो रुक गई मतलब क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। डन। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू 0। इनिशियल क्या है, अरे हाफ mv स्क्वायर। ओके, तो हाफ m, अभी vi लिखो तो भी चलेगा, या हाफ mv स्क्वायर एक ही है। तो डिफरेंशिएट करना हो तो vi vf करते हैं, vf तो 0 हो गया है तो फिर उसको लिखते ही नहीं है, तो हाफ mv स्क्वायर। नाउ द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या था, हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा था, डेल्टा k इज इक्वल्स टू वर्क डन, यही पढ़ा था हमने। देखो, हाँ ये आराम से, पहले हमने यहाँ पे कौन सा स्टेप लिया कि डेल्टा k इज इक्वल्स टू kf माइनस ki, दैट इज इक्वल्स टू हाफ नहीं, माइनस है ना। ओके, सो ये तो 0 हो गया, हाँ ये 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा माइनस हाफ mv स्क्वायर। यस, अब क्या बोल रहे हैं कि हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बोलता है कि डेल्टा k इज इक्वल्स टू वर्क डन, यही बोलता है। जितना भी वर्क डन हो, डेल्टा के सारा का सारा वर्क डन में जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा के इज इक्वल्स टू वर्क डन। अभी वर्क डन हम फाइंड करते हैं। तो वर्क डन कौन कौन से वर्क डन मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितने फोर्स लग रहे हैं, सपोज ये हमारी कार टकराई, तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखो, एक तो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, करेक्ट, एक फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। दूसरा फोर्स भी हमारा लग रहा है, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। यस, ओके, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। सो स्प्रिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स दोनों के फॉर्मूला हमें पता है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर हमने पढ़ा था। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स का तो फॉर्मूला, जो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब Fs, और से स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, Ff से फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो वो क्या है, हमने पढ़ा है म्यू इंटू एन, करेक्ट। एन कितना होगा, एन मतलब mg। ये ग्राउंड पे, अगर गाड़ी ग्राउंड पे ही जा रही है ना, और हवा में थोड़ी जाएगी। ओके, सो अगर वेट फोर्स नीचे लगता है mg, तो उसको बैलेंस हमारा नॉर्मल फोर्स करता है। ये सब हमने पढ़ लिया है पहले। तो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अब गाड़ी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ये तो पक्की बात है। n की वैल्यू ही mg होती है, ये हमने पढ़ा। ये n इज इक्वल टू mg है, मतलब n ही mg है। तो हमारा फॉर्मूला म्यू n था, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू mg। डन। ये क्या हो गया हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, से xm हुआ, तो xm, तो ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स तो पता ही है हमें, हाफ kx स्क्वायर वाला। दोनों की वैल्यू डाल दो। ओके, तो हम दोनों की वैल्यू डाल रहे हैं। तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ओके, तो वर्क डन पहले फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ के xm का स्क्वायर। ये कौन सा वर्क डन है, वर्क डन ड्यू टू, दो ही है हमारे पास, दो वर्क डन है। एक वर्क डन एक फोर्स की वजह से, दूसरा वर्क डन दूसरे फोर्स की वजह से। तो ये कौन से फोर्स की वजह से वर्क डन है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन।
करेक्ट, ओके। तो वो हमने पढ़ लिया है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होता है, -12 के एक्सएम का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है। और ये के क्या है, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। डन, तो वो हमने डाल दिया। देन दूसरा प्लस करेंगे, लेकिन माइनस क्यों है, यहाँ तो फॉर्मूला में ही माइनस था, याद है ना। और यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, दोनों प्लस आएगा, लेकिन वहां पे माइनस है। क्यों माइनस है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जहां फोर्स लगता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लेने वाले हैं हम, ओके। देखो वर्क काइनेट, ये इसको इस पे वापस आते हैं। अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्क डन के ऊपर। सो वर्क डन दो है, कौन कौन से, दो फोर्स है, दो फोर्स की वजह से वर्क डन। तो एक है, ऐसा समझ में ना आए तो बुक में, अपनी नोटबुक में लिख लो, स्प्रिंग फोर्स की वजह से, और हाँ स्प्रिंग फोर्स और ये जो फ्रिक्शन फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, यस। वो दोनों खुद के नहीं, वो दोनों थोड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो दोनों तो सेम डायरेक्शन में है ना। देखो स्प्रिंग, हमने गाड़ी ने एनर्जी टकराई इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, मोशन के ऑपोजिट। तो मोशन इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, ओके। स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, हमेशा जहां हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ये स्प्रिंग है, उसको मैं ऐसे कंप्रेस करने की ट्राई कर रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। और अगर मैं इसको खींचने की ट्राई कर रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ऑपोजिट लगता है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट टू दी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी कार तो ऐसे जा रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे। और स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस इस साइड कर रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस साइड। तो दोनों सेम डायरेक्शन में। डन, ओके। सो वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो स्प्रिंग फोर्स और दूसरा कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, तो वो तो हमें पता ही है, हाफ के एक्सएम का, और एक्स बोलो या एक्सएम का स्क्वायर, प्लस और क्या आया, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन, पहले लिख लो म्यू एन, ओके। फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या है, म्यू एन। सो वो हो गया हमारा -12 फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन हम तो क्या फाइंड कर रहे हैं, वर्क डन। तो फोर्स तो ये रहा, लेकिन फिर डिस्प्लेसमेंट एक्सएम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है ना। तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। नाउ हाफ के एक्सएम का स्क्वायर, n इज इक्वल टू mg, n तो mg जितना ही होगा, ओके। सो mg सब इकट्ठा ना हो जाए, देखना xm इकट्ठा हो ही गया, प्लस रह गया ना वही, ओके। म्यू रह गया ना, n की जगह mg, xm, यस म्यू रह गया, म्यू। डन। अब ये तो हमें प्लस लेना है, लेकिन बुक में माइनस लिया है। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हम माइनस कब लेते हैं, जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो प्लस। और जिस डायरेक्शन में ये चेयर है, मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, सपोज मैं ये चेयर को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और उसी डायरेक्शन में चेयर जा रही है, तो मैंने वर्क डन किया, वो क्या होगा, F इंटू डी। क्यों, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, लेकिन मेरा फोर्स है इस डायरेक्शन में और चेयर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही केस है, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा है, स्प्रिंग तो अंदर घुस रही है ना। समझ में आया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अदरवाइज हम एक्सटर्नल फोर्स के केस में ले तो क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, याद है ना। ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में है, तो हम प्लस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। स्प्रिंग तो इस डायरेक्शन में ही कंप्रेस होगी ना, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, और स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, दैट्स व्हाई माइनस। ओके, तो वो लिख तो दिया है, लेकिन कैसे आया वो तुम्हें ध्यान रखना है, माइनस म्यू। डन, ओके। सो -12 के एक्सएम का स्क्वायर माइनस mg xm म्यू। नाउ ये वर्क डन क्या था भाई, वही तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज था, तो वो तो हमने फाइंड कर लिया है, तो उसके साथ कंपेयर कर लो। और क्या, -12 mv का स्क्वायर। डन।
अब तुम करोगे बुक में तो डायरेक्ट लिख दिया होगा ना, हाँ पता ही था। ओके सो देखो क्या करेंगे, बस सिंप्लीफाई करना है। यहां तक का तो समझ में आ गया। हमने बोला है बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। सो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हमने पहले ढूंढ लिया। वर्क डन ढूंढते हैं तो वर्क डन में जितने फोर्स को कंसीडर करने पड़ेंगे। फोर्स हमारे पास दो है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, एक स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है -12 k xm का स्क्वायर। ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स μm और n की जगह mg। ओके, तो दोनों लिख लिया, दोनों की साइन माइनस होगी, एक की तो फॉर्मूला में है और दूसरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है इसलिए माइनस, वो लिख दिया। नाउ वो मिल गया अगर हमें टोटल वर्क डन, तो वही वर्क डन चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दोनों फॉर्मूला है वो साथ में लिख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सब जगह माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल के सब जगह प्लस कर दो। -1 सब जगह से कॉमन निकाला, कट हो गया तो सारे प्लस हो गए। सारे प्लस हो गए, अब क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 गया, ये 2 भी गया और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू k xm का स्क्वायर प्लस 2mg xm म्यू। डन। इसको उस साइड ले जाते हैं तो क्या बना, k xm का स्क्वायर प्लस 2mg 2 म्यू पहले ले लेते, 2 म्यू mg xm माइनस mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब ये मेरा है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मेरा। ओके, किसके फॉर्म में, यहाँ पे मेरा x वेरिएबल है, यहाँ पे मेरा xm वेरिएबल है, तो ये मेरा a हो गया, फिर ये पूरा का पूरा मेरा b हो गया और ये पूरा c है। डन। तो इसको तो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे, वो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला -b प्लस और -b स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट्स मिलते थे ना मैथ्स वाला, तो वही। तो यहाँ से आगे इन लोग ने कुछ किया नहीं क्या ऐसे, हाँ किया है रे, आगे किया है डायरेक्ट xm निकाल। उन्होंने पहले म्यू mg कंटिन्यू, हाँ वो तुम लास्ट में करोगे तो भी चलेगा। देखो ये फॉर्मूला आया ना। डन। ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है, इसको छोटा कर देता हूँ पहले, तो वही करना है। छोटा कर दिया। नाउ वी विल राइट, चलो भाई, हाँ सो क्या करेंगे, से मुझे निकालना है क्या, रूट, मतलब xm ढूंढना है, तो xm इज इक्वल्स टू -b, तो -b में क्या आएगा, -2 म्यू m g xm, वो तो नहीं लिखना, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, क्या निकाल रहे, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 म्यू का स्क्वायर m का स्क्वायर g का स्क्वायर। ओके, फिर से b स्क्वायर माइनस, तो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4a क्या है, k, c क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस, ये माइनस लिखना भूल मत जाना, तो माइनस ले लिया, प्लस हो गया, c क्या है, mv स्क्वायर। डन। b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। डन। ओके, ये फॉर्मूला लगाया हमने, भूल मत जाना, b स्क्वायर माइनस 4ac, अरे रे रे रे, माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डन। ओके, सो पहले तो 4 को कॉमन निकालेंगे, 4 को कॉमन निकाले, स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा, 2 आ जाएगा, वो 2, ये 2, नीचे भी 2 है तो सब 2 गए। डन। ओके, ये 2 गया, ये 4 भी गया, ये 4 भी गया और ये 2 भी गया। ओके चलो, फिर माइनस म्यू mg। ओके, तो माइनस म्यू की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू भी है, g की वैल्यू भी है, सब कुछ है, माइनस म्यू mg प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में म्यू स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर, अभी तो ढूंढा म्यू mg, उसका स्क्वायर कर दो। ओके, तो वो भी है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बीच में प्लस है ना, तो कैंसिल नहीं होगा। ओके, प्लस ये k स्क्वायर m स्क्वायर होता है और नहीं, लेकिन बीच में प्लस है तो नहीं होगा। ये k की वैल्यू हमारे पास है, m की वैल्यू हमारे पास है,
v की वैल्यू नहीं, क्या बात है, नहीं है, v की वैल्यू नहीं है हमारे पास। वो 5.8 में जो दी होगी वही लेनी है ना, हाँ तो बस है v 5.8 में गिवन है। फाइव, हाँ हाँ तो बस तो है k m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। डन। सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करके बताओ क्या है बुक में, क्या है बुक में, तो आंसर दे दिया है डायरेक्ट, देखो 1.35 सब कुछ करोगे तो आंसर आ जाएगा। डन। सर उन्होंने रेस टू, अरे हो ही जाएगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ। नहीं सर नहीं, रहने दे, हाँ नहीं तो सिंपली तुम्हें सारी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। ऐसे हाँ तो देखो लाओ मैं कैलसी में कर लेता हूँ फटाफट। चलो म्यू की वैल्यू बोलो फटाफट। 0.5 इंटू एम, एम कितना था 1000। ओके जी 10 ले ले, हाँ चलो 10, माइनस प्लस तो ये आया -5000 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना आया -5000, तो उसका स्क्वायर ही तो करना है। 25 1 2 3 4 5 6 डन प्लस के की वैल्यू जल्दी बोलो। 1.25 into 10 raised to 4 1.25 into 10 raised to 4 into 10 raised to 1000 मतलब 1000 मतलब 10 raised to 3 और v 5 सिर्फ 5 25, हाँ 5 into 5 का अच्छा 25 डिवाइडेड बाय किए, अभी कितना बोले ये ना, हाँ तो बस हो गया। ओके अब क्या करना है, सिंपली देखो ये तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, देखो ये कितना हुआ 10⁻4 10⁻3 तो 10⁻7 हुआ, नीचे 10⁻2 आ जाएगा। ओके तो 10⁻5 हो जाएगा। ओके 125 into 25 करना पड़ेगा फिर। ओके तो मैं तुम्हें करके देता हूँ। ये जो आंसर आया है प्लस 1.25 into 10⁻2 10⁻4 into 10⁻3 into 25। So the answer is 337। इसका आंसर हो, इसका अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर यस 3375 और 1 2 3 4 5 10⁻5 डन। अभी इसको मैं स्क्वायर रूट में से निकाल रहा हूं तो 18371। ओके अब देखो ये माइनस होगा तो माइनस रूट मिलेगा, वो तो आ नहीं सकता। ओके तो प्लस ले लेंगे, प्लस लेंगे तो उसमें से -5000 होगा तो -5000। ओके डिवाइडेड बाय 1.25 डिवाइडेड बाय 10⁻4 1 हमारा आंसर आ रहा है 1.06 और उनका आ रहा है 1.35। व्हाट हमारा जो आया हम तो वही लिखेंगे। ओके जो आया वही लिखेंगे। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि कैलसी में तो क्या गड़बड़ी है, वैल्यू सारी सही है ना। हाँ वैल्यू सही नहीं होती तो इतना एक्यूरेट भी नहीं आता ना। हाँ वो भी है। सो म्यू एम जी फिर से एक बार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। म्यू की वैल्यू बोलो। -0.5 म्यू की वैल्यू कितनी? 0.5 सर ग्रेविटी को 9.8 लेते हैं। हाँ शायद हो सकता है पर उससे तो और कम है। आलो कोई भी 10 नहीं 10 ही लिए देखो 0.5 10⁻3 10। ओके सो 5000 ये रहा, 5000 तो है ही, तो ये 5000 है ही। ओके तो ये 5000 का स्क्वायर है। ओके सो 25 हो गया, ये सही है। फिर के की वैल्यू भी सही है, फिर एम की वैल्यू भी सही है और वी की वैल्यू 5 आ रही है, उसका स्क्वायर तो 25। ओके सब कुछ सही है, सही है। एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ 25,000,000 प्लस 1.25 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻3 इंटू 25। सही आंसर
करेक्ट है माइनस 5000 डिवाइड बाय 1.25 यस द आंसर इज हमारा आंसर है xm इज इक्वल्स टू से 1.07 मीटर ओके 1.07 जो आए वही लिखो कोई बात नहीं ओके 1 पॉइंट क्योंकि ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है तो हम कहाँ से वेयर वी टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट सिंस दी हाँ ठीक है पुटिंग इन न्यूमेरिकल वैल्यूज ओवर वी ऑब्टेन दिस व्हिच एज एक्सपेक्टेड इज लेस देन द रिजल्ट वहां पे क्या मिला था हमें 1.25 ज्यादा नहीं आना चाहिए ना तो गलत आंसर 2 मिला था वो भाई सही है वहां पे xm मिला था हमें 2 वहां पे 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ था और यहाँ पर 1 मीटर का हो रहा है तो सही है डन जो भी आंसर आए हमें तो वही लिखना है डन पक्का तो ये मिल गया हमें नाउ विच इज एज एक्सपेक्टेड ओके यहाँ तक का समझ में आया क्या किया हमने सबसे पहले तो हमने निकाला क्या कि यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं लगा सकते क्यों क्योंकि फ्रिक्शन में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है ठीक है तो क्या तो अब लगाओ दूसरा फॉर्मूला क्या से वर्क एनर्जी थ्योरम ओके वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोल रहे हैं अगर काइनेटिक एनर्जी के लिए बोले तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के लिए बोले तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन माइनस वर्क डन ओके ओके ठीक है तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी क्या है तो हमने बोला kf माइनस ki kf तो 0 है ठीक है तो ki क्या है माइनस हाफ mv स्क्वायर डन वो हमने लिख दिया दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन क्या क्या है भाई कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों है कौन सा कंजर्वेटिव है हमारा स्प्रिंग फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स उसके वजह से जो वर्क डन मिलेगा वो फॉर्मूला है हाँ है माइनस हाफ के xm का स्क्वायर तो वो लिख दिया हमने देन प्लस करके दूसरा आएगा हमारा स्प्रिंग फोर्स तो वो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है हाँ है म्यू इंटू एन वो है फोर्स का फॉर्मूला इंटू डिस्प्लेसमेंट xm तो n की जगह पे mg तो वो आ गया म्यू mg xm प्लस की जगह हम माइनस लिखेंगे एक सेंटेंस लिखना हो तो लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स ओके और से ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज टेकन नेगेटिव तो वो हमने लिख दिया नेगेटिव तो फिर वो दोनों आंसर आ गए अब उसको सॉल्व किया हमने क्वेश्चन ये रहा वो इक्वेशन सॉल्व किया अब कंपेयर कर दो जो काइनेटिक एनर्जी ढूंढी थी उसको वर्क डन से कंपेयर कर दो वो कंपेयर कर दिया एक इक्वेशन मिला दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से सॉल्व किया माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a तो b की वैल्यू पुट की a की वैल्यू पुट की c की वैल्यू पुट की सब जगह वैल्यू पुट की सो हमारा आंसर आया है xm का 1.07 मीटर डन ओके चलो देन तो यही न्यूमेरिकल अगर एग्जाम है 11th है तो यही न्यूमेरिकल अगर पूछ भी ले ओके सो अगर तुम डेटा देख लो तुम्हें इतने अच्छे से अगर न्यूमेरिकल किया हुआ है ओके तो तुम 1 मीटर आंसर याद रख लो 1 मीटर ओके स्कूल के एग्जाम की बात है ओके 1 सर तो फिर ये तो दोनों क्वेश्चन हाँ दोनों को कंबाइन करके ही पूछेंगे ओके और ज्यादा मार्क्स में पूछेंगे ज्यादा मार्क्स में पूछेंगे और दोनों को कंबाइन करके पूछेंगे सो तुम 1 लिख दो और अगर बहुत ज्यादा श्योर हो तो 1.35 भी लिख दो ये कहाँ से आया बोले तो बोले बुक का आंसर है मैम दोनों आंसर तो नहीं लिख सकते ना ओके या फिर ये कैसे लाए वो आराम से हमें गिनना पड़ेगा वैसे तो कुछ है नहीं म्यू mg तो हमारा भी 5000 है फिर m तो हमारे पास भी 1000 है k की वैल्यू भी सेम है v स्क्वायर की वैल्यू सबकी वैल्यू तो सेम है तो फिर आंसर ऐसे कैसे आ गया तो क्यों ऐसे आंसर आ रहा है पता है मुझे पता है क्यों ऐसे आंसर आ रहा है क्योंकि हमने कैलकुलेटर से किया है तो हमारा आंसर मोर एक्यूरेट है ओके उन्होंने कैसे किया होगा एनी गेस हाँ लेकिन फिर भी क्यों चेंज क्यों आया वो पूछा नहीं चेंज इसलिए आया कि नहीं बस इसलिए मैं बता दे रहा हूँ नहीं तो आंसर आते नहीं सो चेंज इसलिए आया कि ये तो 5000 इजी मिल गया फिर ये n के v स्क्वायर जो है वो हमें मल्टीप्लाई करना है 1.25 से अपने 1.25 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ओके तो वो पॉइंट में आंसर आएगा अब अगर वो पॉइंट में आंसर आए तो पॉइंट में आंसर आ रहा है से 100.28 और
हम एक्यूरेट लेंगे, कैलकुलेटर से हमने किया है तो उसमें आएगा 100.287567 ऐसे पूरा लेगा, और वो लोग सिर्फ 2 डिजिट तक का लेंगे। तो वो मतलब स्क्वायरिंग तुम लोग अगर करोगे हाथ से तो तुम भी वैसे ही करोगे, मैन्युअली अगर कैलकुलेट किए तो तुम भी क्या करोगे कि 4 कहां तक ले सर, वो तो आता ही जा रहा है कैलकुलेटर में, तो तुम 3 डिजिट पे जाओगे, 2 डिजिट पे जाओगे, वो तो हमने पहले चैप्टर में ही देख लिया, स्क्वायरिंग ऑफ, ओके, राउंड ऑफ, सॉरी राउंड ऑफ, ओके। सो राउंड ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हमने समझ लिया है। सो राउंड ऑफ करते करते जाओगे अप टू डिजिट 1 और डिजिट 2 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन मोर एग्जैक्ट आंसर हमारा वाला है क्योंकि हमने कैलकुलेटर से किया है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया। न्यूमेरिकल खत्म नहीं है, अभी है कुछ, ओके। लेकिन उन्होंने तो ये पूछा था यार, हाँ तो पूछा तो यही था, लेकिन जो लिखा हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, पूछा तो यही था। So if the two forces on the body consist of a conservative force as well as non-conservative force, the conservation of mechanical energy will have to be modified. तो भाई ऑब्वियसली वो तो लगेगी नहीं क्योंकि वहां पर तो चली जा रही है, लॉस हो रही है। मॉडिफाई किस तरह से करें, तो मॉडिफाई ऐसे करो कि ये जो चेंज है उसमें मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो लेंगे ही जो है वो, मतलब माइनस वर्क डन, ओके, वो तो लेंगे ही। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी के वजह से जो इनपुट हमें डालना है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो कुछ लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो वो लॉस वाली एनर्जी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके इज इक्वल्स टू में मैकेनिकल एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हमने क्या पढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विदाउट फ्रिक्शन का केस। लेकिन अगर विथ फ्रिक्शन देखे तो फिर ये 2 टर्म की जगह 3 टर्म्स हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विदाउट फ्रिक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी विथ फ्रिक्शन। डन, तो वो सब कुछ कंसीडर करें तो फिर मैकेनिकल एनर्जी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ओके, तो वही चीज बताइए है, देखो जैसे कि यहां पर जो वर्क डन है वो कौन कौन सा है, फोर्स ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव मतलब हमारा स्प्रिंग फोर्स, ओके, प्लस फोर्स ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो दोनों फोर्स का सम कर दिया, क्योंकि दोनों ऐड एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का सम कर दिया। फोर्स का सम मतलब फोर्स मिल गया, नेट फोर्स हमें मिल गया एक डायरेक्शन वाला, इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम क्या बोलते थे, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, लेकिन वो कौन सा वर्क डन था, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन था वो। अब हमने क्या किया, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, बट कौन सा वर्क डन, चेंज इन दी, और से कौन सा वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो चेंज आ रहा है वो वर्क डन भी, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो चेंज आ रहा है वो वर्क डन भी। तो दोनों वर्क डन यहाँ पे इंक्लूड हो गए। सो FC मतलब देखो दोनों यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे बुक में लिखा है वैसे ही, लेकिन थोड़ा और इजीली लिखते हैं हम कि चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो वर्क डन कौन सा, तो भाई कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन लग रहा है वो, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, दोनों हो गया। इसको भी तुम और एक स्टेप में ऊपर ऐसे लिख सकते हो कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डन। अब यहाँ दूसरा डेल्टा वी, तो डेल्टा वी तो भाई हमारा वर्क डन ही है डायरेक्टली, डेल्टा वी तो क्या है हमारा वर्क डन, वो तो उसमें थोड़ी वहां पे कुछ आया है, वहां पे थोड़ी कोई लॉस हुआ है। डन, तो डेल्टा वी के लिए तो वर्क डन ही है। तो देखो कि यहां पर हमारा क्या बन गया, FC into delta x, ओके, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा वी। वो कहां से लिखा है, वो हमारा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन था, नहीं ये नहीं था, क्या, हाँ ये माइनस था हमें पता है ना, VF माइनस VI लेते तो यहाँ पे माइनस आएगा, नहीं तो यहाँ पे VI माइनस VF लेना होता है। डेल्टा वी मतलब हमने VF माइनस VI दिया है तो ये माइनस आया। डन, तो वो माइनस मतलब क्या है, वो माइनस वर्क डन की जगह लिख लो डेल्टा V इज इक्वल्स टू, ये क्या है, इसको भी लिख दो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, खत्म। डन, और ये कौन सा था, कंजर्वेटिव। पोटेंशियल एनर्जी में क्या था, कंजर्वेटिव,
तो ये हमारा जो ये तो हमारा जो था उसमें तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क, ठीक है। वो क्या था भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो लिख दिया हमने, सिंपल है। अब ये जो वैल्यू है ये वहां पर भी है, देखो, तो ये वैल्यू तुम वहां पुट कर सकते हो। डेल्टा के इज इक्वल्स टू, ये क्या है तुम्हारा, डेल्टा वी है ना, एफ सी डेल्टा एक्स, ओके। मतलब ये एफ सी डेल्टा एक्स, एफ सी डेल्टा एक्स, तो एफ सी डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा वी रख सकते हो ना, ओके। तो वो आ गया हमारा डेल्टा वी प्लस वो तो है ही एफ एन सी डेल्टा एक्स, डन, ओके। तो इसीलिए लिखा हुआ है एफ सी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, ये रहा, ये माइनस इस साइड लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ओके। सो चेंज क्या होगा, चेंज होगा हमारा डायरेक्टली नॉन कंजर्वेटिव वाला ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, देखो ये कैसे हुआ, डेल्टा के, यहां तक का तो समझ में आया। फिर से एक बार, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कंजर्वेटिव वर्क डन जो होगा वो, और नॉन कंजर्वेटिव होगा वो भी। सो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स, ये कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा था हमारा, स्प्रिंग फोर्स, और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा था हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों की वजह से लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी भाई वो तो जो था वही है, उसमें कोई लॉस हुआ नहीं है। सो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। ये माइनस डब्ल्यू मतलब क्या, अरे वहां भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, ओके। तो एफ सी डेल्टा एक्स, तो एफ सी डेल्टा एक्स की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस डेल्टा वी होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये माइनस इधर आया तो माइनस डेल्टा वी, तो वो वैल्यू यहां है तो मैं माइनस लिखूंगा, माइनस डेल्टा वी प्लस दिस, डन। अब ये माइनस है इस साइड आ गया, सो डेल्टा के माइनस का प्लस हो गया डेल्टा वी, दैट इज इक्वल्स टू एफ एन सी डेल्टा एक्स। ये क्या है, यही तो है मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया, टोटल से चेंज के प्लस वी, तो ये क्या है, यही तो है मैकेनिकल एनर्जी ई, एफ एन सी। पहले वाले केस में डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या मिलता था, जीरो मिलता था, मतलब चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी विल बी जीरो, चेंज जीरो मतलब कंजर्व हो रहा है, इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल, डन। कांस्टेंट रह रहा था, ऐसा बोल रहे थे ना, अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या है, जीरो, तो उस केस में जीरो मिल रहा था। लेकिन जब कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दोनों फोर्सेस लग रहे हो, तब हम जीरो ले सकते नहीं है, तब द चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू दी, हमारा वर्क डन आएगा कौन सा, ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो क्या है, एफ एन सी डेल्टा एक्स। ये नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन फोर्स, सपोज, अंडरस्टूड। ये समझने के लिए, ओके। ये भी पूछ सकते हैं निकाल के अंदर से, न्यूमेरिकल तो खत्म हो गया, लेकिन यहां से निकाल के पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई प्रूव करो कि फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट इक्वल, द चेंज इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो नहीं है, तो क्या है वो प्रूव करो, ऐसे। ये भी एक बना के क्वेश्चन पूछ सकते, फिर हम बोलेंगे ट्रिकी क्या, ट्रिकी क्या क्या, जो है वही तो पूछा है, डन, ओके। तो दैट्स इट, वेयर E इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ओवर द पाथ, दैट्स इट, ये सब हमें पता ही है, ओके। समझ में आया न्यूमेरिकल, पक्का?